हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, कक्षा 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन में आपके अंग्रेजी के पेपर में एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होता है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उसमें कहा जाता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप इस पैसेज में से ढूंढ के दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे तो इसको देख के ही छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको इन सभी वर्ड का यदि आपको मीनिंग नहीं आता है तो भी आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, आप पूरे नंबर ला सकते हो। मैं आपको आज कुछ ऐसी ही ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बिना ट्रांसलेशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो। बस आपको कुछ इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हो कौन कौन सी बातें हैं। इसको हम आखिरी में देखेंगे। अनसीन पैसेज के लिए देखिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें आता है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन का मतलब होता है समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी जो समझ है वो कितनी है। बस आपके यहाँ समझ काम करेगी, आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी समझ कितनी है इस सेंस के ऊपर निर्भर करता है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप अनसीन पैसेज आपके सामने आए या पेपर में जब आप उसको हल करो, तो सबसे पहले अनसीन पैसेज में जो दिए गए क्वेश्चन है उनको आप पढ़ें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पैसेज में आपको क्या ढूंढना है ये पता चल जाएगा। आपको शुरू में अनसीन पैसेज को पढ़ना नहीं है, ना उसका ट्रांसलेशन करना है। आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है ताकि आपको ये पता लग जाए कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें इस पैसेज में ढूंढना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आप जो पैसेज को पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप समझ के साथ। अब समझ के साथ कैसे, क्योंकि आपने यहाँ प्रश्न देख लिए पहले, उसके बाद आप पैसेज पढ़ रहे हैं। केवल आपको पढ़ना है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना। और जहां जहां जैसे आपने प्रश्न देखे थे उसके हिसाब से आपको अंडरलाइन करना है कि ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर इसमें से हो सकता है। ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर इस जगह से हो सकता है। पहले आप प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ते हुए अंडरलाइन करें। तीसरा आपको क्या है, जब आप आंसर दोगे तो टेंस और पर्सन के अनुसार आपको आंसर देने हैं। टू दी पॉइंट आपको आंसर देने हैं। बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको एक पूरा पैसेज सॉल्व करके बताऊंगा, वहां आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, अनसीन पैसेज के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और क्या पूछा जा रहा है। तो यदि हूं से प्रश्न शुरू हुआ है, इसका मतलब होता है कौन, किसने और किन्होंने। ये किसी व्यक्ति के बारे में सूचना आपको देनी होती है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। whom का मतलब किसे, किससे या किसको, और ये भी व्यक्ति के बारे में सूचना पूछता है। whose का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। इसका जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सूचना पूछता है, यानी जिससे आपका अधिकार है, मालिकाना हक है। जैसे ये मोबाइल किसका है, तो आप whose मोबाइल लिखा हुआ होगा, तो अधिकार यानी मालिकाना हक पूछा जा रहा है कि ये किसका है। विच, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। व्यक्ति, वस्तु, विचार या किसी जीव के बारे में सूचना पूछी जाती है। व्हाट, क्या, कौन सा, कौन सी, किसी वस्तु या विचार के बारे में आपको सूचना देनी होती है। व्हेन का मतलब होता है कब या किस समय, और ये समय के बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, समय के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। वेयर का मतलब होता है कहाँ और किस जगह, स्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वाई का मतलब होता है क्यों और किस लिए। इसमें आपको कारण जानने या बताने के लिए इसका यूज किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जाता है, उसका कारण आपको बताना है। इसके अलावा हाउ, हाउ का मतलब कैसे, कितनी, किस साधन से। तो ये आपको एक तो तरीका पूछने के लिए कि आपने कैसे किया। हाउ का मतलब उम्र बताने के लिए भी किया जाता है और हालात बताने के लिए भी किया जाता है। हाउ मच का
कितना या कितनी इस सेंस में मात्रा या मूल्य के लिए किया जाता है। जैसे मात्रा 5 लीटर पानी, 2 लीटर ऑयल इस सेंस में किया जाता है। हाउ मैनी कितने या कितनी, इसका यूज हम संख्या के लिए करते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 2 मोबाइल, तो संख्या के लिए। हाउ लॉन्ग कब तक या कब से, इस सेंस में हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं अवधि, समय के अवधि के लिए, समय की अवधि बताने के लिए कि कब से आप ये काम कब से कर रहे हैं, कब तक आप करोगे, इस सेंस में। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना या कितना बड़ा। उम्र के लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ फार कितनी दूर यानी दूरी के लिए इसका यूज करते हैं। और हाउ ऑफन कितनी बार या कब कब, बारंबारता के लिए, जैसे कोई कार्य बार बार होता है कि आप कितनी बार जयपुर गए, तो बार मतलब बारंबारता के लिए पूछा जा रहा है कब कब गए, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। देखिए जो अनसीन पैसेज होता है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे वाई, व्हेन, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड होंगे। आंसर आपको कैसे देने हैं, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर अदर वर्ड। देखिए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट वाज रमेश डूइंग, रमेश क्या कर रहा था, तो आपने यहाँ लिखा पहले क्या क्वेश्चन वर्ड था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब हमने क्या कहा, पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट तो रमेश आंसर में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, ठीक है। इसके बाद आगे का पोर्शन कि रमेश क्या कर रहा था, रमेश नाच रहा था, तो रमेश वाज डांसिंग। इस तरह से आपको आंसर देने हैं। इसके लिए और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आंसर देने के लिए। देखिए प्रश्न में यदि हेल्पिंग वर्ब डज, डू या डिड का प्रयोग हो और आंसर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में देना है, मतलब उसमें ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, तो उत्तर में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। उत्तर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। किनके साथ, डू, डज और डिड के साथ। पहला पैटर्न क्या है, जब डज दिया हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करना है आंसर में। देखिए कैसे, प्रश्न हमारा है वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, तो ठीक है डज का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आंसर हमें अफर्मेटिव में देना है कि वह कहाँ रहता है, जैसे जयपुर में रहता है, तो ही के साथ ये मैन वर्ब है लिव, तो इसके साथ एस लगेगा, है ना, लिव के साथ एस, तो ही लिव्स इन जयपुर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में जो भी एस या ईएस लगता है वो आपको लगाना है, ठीक है। एस या ईएस लगाने का रूल्स क्या है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आपको यहाँ मिल जाएगा, उसका आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ध्यान रखिए यहाँ एस ईएस का प्रयोग नहीं होता आंसर में। प्रश्न ये रहा वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, डू का यूज हुआ है, तो अब आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब लिव इन जयपुर, वे जयपुर में रहते हैं, जैसे आंसर था। तो यहाँ दे के साथ आप लिव लिखोगे, यहाँ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, जब प्रश्न में डू आया हो तब। तीसरा क्या है, डिड, जब डिड आया हो तो हमें आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है, जैसे हाउ डिड सी गो टू जयपुर, यानी वह जयपुर कैसे गई। अब आप दो सब्जेक्ट सी, अब मैंने क्या कहा कि अगर डिड आया है और अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में प्रश्न पूछा जा उत्तर पूछा जा रहा है तो सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, तो गो का सेकंड होता है वेंट, तो सी वेंट टू जयपुर बाई बस, यानी वह बस के द्वारा जयपुर गई। तो बात क्लियर है, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब आप आंसर दोगे यहाँ तो डिड हट जाएगा, इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये तो बात हुई जब डू डज डिड दिया हो और अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य हो। यदि नेगेटिव में देना हो तब क्या करोगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी यही है लेकिन आंसर हमें नेगेटिव सेंटेंस में देना है, तो फिर यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। पहले वाले में प्रयोग नहीं हुआ था, यहाँ होगा, देखिए कैसे।
अगर डज दिया है या डू दिया है, दोनों का एक ही पैटर्न है, सब्जेक्ट इसके बाद डज लिखोगे और डू दिया है तो डू लिखोगे, फिर नॉट लिख दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? जैसे वाई डज ही नॉट कम रेगुलरली, वाई डज ही नॉट कम रेगुलरली, यानी वह नियमित क्यों नहीं आता। तो अब आप देखिए इसका क्या लिखोगे, सब्जेक्ट ही फिर डज, क्योंकि डज आया डज, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम रेगुलरली बिकॉज ही रिमेन्स इल, क्योंकि वह बीमार रहता है। तो हमने आंसर दिया, केवल आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ। दूसरा, व्हाट डू दे नॉट टेक फॉर ब्रेकफास्ट, यानी वह ब्रेकफास्ट में क्या नहीं लेता है, वह दे है वे ब्रेकफास्ट में क्या नहीं लेते हैं। डू का यूज है, नॉट के साथ आया है और नेगेटिव में हमें आंसर देना है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या नहीं लेते हैं। तो क्या नहीं लेते, दे डू नॉट टेक कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में कॉफी नहीं लेते हैं। तो दे सब्जेक्ट फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ये आप जो भी आंसर है वो आप लिख दोगे। ठीक है। तीसरा क्या था, जब नेगेटिव में देना हो और डिड हो तो आप सब्जेक्ट फिर डिड इसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले कहा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वाई डिड ही नॉट गो टू जयपुर, वाई डिड ही नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर क्यों नहीं गया। तो ही डिड नॉट गो टू जयपुर बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था। तो ही फिर डिड फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देने हैं, बहुत सिंपल सा ये पैटर्न है। तीसरा क्या है, देखिए वाई से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः बिकॉज या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वाई से यदि कोई प्रश्न शुरू हो रहा है तो उसके आंसर में या तो बिकॉज से शुरू होगा या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लो आप। देखिए बिकॉज से अगर प्रश्न शुरू हुआ है तो क्योंकि के सेंस में होगा, लेकिन टू प्लस वी वन का यूज हो रहा है तो के लिए, जैसे यहाँ समझो वाई से शुरू हुआ, वाई डिड ही नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर क्यों नहीं गया, क्योंकि लिख करके आप आगे कारण दोगे। जैसे ही डिड नॉट गो टू जयपुर बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी था। तो क्योंकि के सेंस में हम बिजी का यूज करते हैं और के लिए के सेंस में हम टू प्लस वी वन। देखिए कैसे, वाई डिड ही गो टू आगरा, वह आगरा क्यों गया। अब आप क्योंकि से तो प्रश्न करोगे नहीं, यहाँ वह आगरा क्यों गया, क्यों गया, ताजमहल देखने के लिए, के लिए। तो देखिए ही वेंट टू आगरा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी देखने को क्या बोल, सी, टू सी, तो देखने के लिए क्या, द ताजमहल, यानी ताजमहल। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। देखिए कितना आसान है। तो वाई से शुरू होने वाले जो प्रश्न है उसका आंसर या तो बिकॉज से होगा यदि क्योंकि के सेंस में आंसर है, और के लिए के सेंस में तो टू प्लस वी वन का यूज करना है। सिंपल। नेक्स्ट, यदि प्रश्न के बीच में देर हो तो उत्तर भी सामान्यतः देर से ही शुरू होगा। जैसे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। तो देर आया है, आप यूज यहीं से करोगे, तो देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो मेरे परिवार में 4 सदस्य, देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। बस इन बातों का आप ध्यान रख लो, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। आपने सभी बातें जान ली, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस हियर इज। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम कौन सी है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, कल्चर पॉल्यूशन है या माइंड पॉल्यूशन है, इसमें देखेंगे अभी हम। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट कॉज 2/3 पॉल्यूशन इन ए बिग सिटी। बिग सिटी है, 2/3 पॉल्यूशन दिया है, 2/3 पॉल्यूशन से संबंधित। मैं यहाँ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। यह क्या कारण हो सकता है, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, ड्रेन्स एंड सीवरेज। तीसरा प्रश्न देख लें, विच डिजीज आर कॉज बाई इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज। देखिए पॉइजन गैसेज आपको समझ में आ गया, जहरीली गैसें हैं, इनसे कौन सी डिजीज यानी बीमारी होती है वो आपको ढूंढना है। ठीक है। हाउ इज नॉइज पॉल्यूशन कॉज, यानी हाउ, कैसे, किस तरीके से नॉइज पॉल्यूशन के जो कारण है वो आपको बताने हैं। इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है, सिंपल सा सेंस है,
फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स डेंजरस। तो डेंजरस तो आप जानते हो, डेंजरस यानी क्या होता है, खतरनाक, इसका आपको मीनिंग ढूंढना है, ठीक है, सेम इसकी तरह। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल सॉरी स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा, आप सभी जानते हो, स्मॉल का आपको अपोजिट ढूंढना है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा अनसीन पैसेज। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम टुडे इज एयर पॉल्यूशन। देखिए यही हमारा पहला प्रश्न था, ये दिया था मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस हियर इज, आ गया यहाँ पे क्या, एयर पॉल्यूशन। तो बिना कुछ हमें समझे इसका आंसर मिल गया कि जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको एयर पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इन ए बिग इंडियन सिटी द vehicular pollution account for more than 2/3 of total air pollution of the city। 2/3 वाला हमारे पास कोई प्रश्न आया था और ये रहा, व्हाट कॉज 2/3 पॉल्यूशन इन ए बिग सिटी। जो बड़े शहर है इसमें 2/3 पॉल्यूशन का क्या कारण है, तो आ गया यहाँ, ये आ गया व्हीकलर, यानी व्हीकल्स जो है, साधन है, वो इसका कारण है। इसका आंसर हो गया ये निकल गया, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर लिया, ये लो सर्किल कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ भी एक प्रश्न आया ना, स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा, और इसका जो अपोजिट है वो भी यहाँ पे हमें मिल गया, ये रहा बिग, बिग यानी क्या हुआ, बड़ा, तो बिग इंडियन सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं, हमें ट्रांसलेशन भी नहीं करना। द नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूटर टू द city's air pollution are the industries। air pollution caused especially by emission of poison gases। देखिए poison gases से रिलेटेड कुछ आया था, देख लेते हैं क्या था। which disease are caused by emission of poison gases। poison गैसों के जो उत्सर्जन है उससे कौन सी बीमारी होती है। आगे आगे, has been linked the lungs cancer, पहली बीमारी, अस्थमा दूसरी बीमारी, ब्रोंकाइटिस तीसरी बीमारी। तो ये तीन बीमारियां जो इनसे होती है, इसका आंसर हम लिख लेते हैं। देखिए ये लिख दिया तीसरे का, लंग्स कैंसर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस आर कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज। अगर आप पूर्ण रूप से इसको नहीं सेंटेंस बना सकते हो तो कम से कम ये तो लिख सकते हो, लंग्स कैंसर है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। नेक्स्ट, in fact 4 out of every 5 cancer are linked to toxic and hazardous chemicals। देखिए hazardous आया, केमिकल, तो इसका आप आइडिया भी लगाओगे तो ये टॉक्सिस आप जानते हो, विषैला, हैजार्ड यानी खतरनाक, तो खतरनाक जो है केमिकल। तो डेंजरस जो हमारे पास वर्ड आया था इसका सिमिलर भी आपको मिल गया, क्या, हैजार्डस। क्लियर है, आगे बढ़ो। Nitrogen oxide emitted by vehicle is respiratory irritant that cause breathing problem, while sulfur dioxide damage lungs function। The cities are also ridden with noise pollution caused by automobiles, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन एंड सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। देखिए मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि अगला प्रश्न था हाउ इज नॉइज पॉल्यूशन कॉज, किस तरह से नॉइज पॉल्यूशन होता है, उसके कारण क्या है। तो नॉइज पॉल्यूशन कॉज बाय आ गया ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। चलिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज बाय ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। बताइए इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आई क्या, आपको कहीं कोई ट्रांसलेशन करना पड़ा, केवल आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, हल्का हल्का आपको आइडिया लगाना है कि ये इससे रिलेटेड है। अगर आप सेंटेंस बना करके आंसर लिखते हैं तो मैंने पहले आपको पूरे पैटर्न बता दिए हैं, उस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आंसर तो लिख सकते हो, बहुत आसान है, पूरे में से पूरे आप अंक प्राप्त कर सकते हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सके।
चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।